हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हेमंत कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लास नंबर 11 में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसी फंडामेंटल्स। एसी फंडामेंटल बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल आपका ये टॉपिक है और यहाँ से आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं। उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे लास्ट में, लेकिन इनसे उससे पहले हम लोग आज के क्लास में इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जनरली आपको यूट्यूब वगैरह पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये नहीं मिलने वाला है। और अगर आप किसी प्रिंटेड सोर्स लाइक बुक्स या नोट से पढ़ते हैं तो वहां पर आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा कि रीजन क्या है। कि कॉन्सेप्टल सब्जेक्ट है। तो आज इसी कॉन्सेप्ट को ऑन द बेसिस ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस, जो कि मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैंने कई सालों तक इंजीनियरिंग कॉलेज में, पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाया हुआ है एज इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर उसका बेनिफिट आज की क्लास में मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। दोस्तों, एसी फंडामेंटल्स का मतलब है कि जो आपके अल्टरनेटिंग करंट है ना, उनके उनसे संबंधित सारे उनके मूल सिद्धांतों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? और साथ ही साथ एसी सर्किट्स को भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की। तो अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट, ये 2 तरीके के करंट होते हैं। और इसमें अगर मैं बात करूँ आपको, तो अल्टरनेटिंग करंट को तो पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंस समझने के लिए हम लोग पहले थोड़ा-सा डीसी करंट को समझ लेते हैं। डीसी करंट क्या है दोस्तों? जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस तरीके से टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम देखिए, टाइम है और ये आपका करंट एक्सिस है, ठीक है? मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से करंट है। इस करंट को मैंने मान लिया है एम्पलीट्यूड के रूप में। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10 एम्पीयर है ना? तो ये आपका 0 सेकंड है, यहाँ पर मान लेते हैं 5 सेकंड है आपका, ये आपका 10 सेकंड है, अगेन 15 सेकंड है, यहाँ पर 20 सेकंड है। तो अगर आप देखेंगे इसको कि आप चेक करेंगे कि भाई 0 सेकंड पर आपकी वैल्यू क्या है करंट की, तो 0 सेकंड पर चेक करने के लिए आपको वाई एक्सिस पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो कितने एम्पीयर की धारा है? ये 10 एम्पीयर की करंट है, ठीक है? इसी तरीके से अगर 5th सेकंड पर चेक करेंगे दोस्तों, तो 5 सेकंड में फिर से वाई एक्सिस को चेक करेंगे तो अगेन ये 10 एम्पीयर पे ही है। 10 सेकंड पे अगर आप चेक करेंगे, 10 सेकंड के बाद, तब भी आप देखेंगे कि यहाँ पर करंट की वैल्यू 10 एम्पीयर ही है। अगेन आप अगर 15वें सेकंड पर चेक करेंगे, तो भी फिर आप देखेंगे इसकी वैल्यू 10 एम्पीयर ही है। और इसी तरीके से आगे भी आप जब चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 10 एम्पीयर को ही दिखाती है। दैट मीन्स इसका जो मैग्नीट्यूड है मेरे दोस्तों, वो कांस्टेंट है ना? इसका जो परिमाण है, या जिसे हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं, ये क्या है? कांस्टेंट है। सो सिंपल आप ये कह सकते हैं कि डीसी के केस में परिमाण जो होता है धारा का, या उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, वो करंट, वो आपका कांस्टेंट होता है, नियत होता है, ठीक है? हमेशा समान ही रहता है। दूसरा चीज आपको ये देखना है इसके डायरेक्शन को। डायरेक्शन का मतलब होता है कि वो अपने साइन को परिवर्तित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना? देखिए, जैसे आप सभी को पता है कि अगर एक्सिस के ऊपर है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और एक्सिस के नीचे अगर हम देखें तो नेगेटिव टर्मिनल है। तो अगर ये ग्राफ पॉजिटिव से फिर इधर की तरफ नेगेटिव में आता तो ये अपने दिशा को परिवर्तित करता। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक ही दिशा में, यानी कि पॉजिटिव के तरफ ही, पॉजिटिव एक्सिस पे ही ये करंट की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, और ये कभी भी अपने वैल्यू में परिवर्तन नहीं ला रहा है। दैट मीन्स ये डीसी करंट है, क्योंकि डीसी करंट का मतलब होता है डीसी करंट डजंट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन। यानी कि दिष्ट धारा, जिसे हम हिंदी में दिष्ट धारा कहते हैं, डायरेक्ट करंट को। दिष्ट धारा एक ऐसा धारा है जो अपने परिमाण और अपनी दिशा को अपरिवर्तित रखता है, यानी कि उसके दिशा और परिमाण में परिवर्तन नहीं होता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट करंट और दिष्ट धारा, ठीक है? बट यहाँ पर डायरेक्ट करंट की तो बात हमने कर ली, इसका हमें यहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाला है। हमें मेन जो है हमें पढ़ना है वो आपका है अल्टरनेटिंग करंट। तो जिस तरीके से अल्टरनेटिंग दिष्ट धारा में या डायरेक्ट करंट में इसके दिशा और परिमाण में, इसके परिमाण और इसकी दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, इसके ठीक विपरीत अल्टरनेटिंग करंट में होता है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये आपका अल्टरनेटिंग करंट का वेवफॉर्म मैंने बना रखा है। आप देखेंगे कि ये जो आपका एक्सिस है, ये आपका ओमेगा टी एक्सिस है ना? ये आपको बताऊंगा, एक तरीके से टाइम ही है, इसके सारे डिटेल में बताऊंगा भाई कि ओमेगा क्या है, टी क्या है। और फिलहाल आप ये देखिए कि एक्सिस के ऊपर क्या होता है दोस्तों, ये एक्सिस के ऊपर आपका पॉजिटिव है, और इस एक्सिस के नीचे आपका पार्ट नेगेटिव है। तो इसके मैग्नीट्यूड को अगर हम देखें दोस्तों, तो यहां पर देखेंगे आप, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, यहां पर आप देखेंगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। और मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई एम से, यानी कि आई मैक्सिमम, ठीक है? यहाँ पे फिर से 0 हो गया, और ये जो आपकी वैल्यू है, ये आपका इसकी मिनिमम वैल्यू है। क्या है? मिनिमम वैल्यू, या इसे कह सकते हैं नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू।
या तो इसे मिनिमम वैल्यू कह दीजिए, या फिर आप इसे कहते हैं आप कह सकते हैं नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कब ये जीरो था यहाँ पर वैल्यू करंट की, है ना, किसी समय में। यहाँ पर आप देखेंगे इस समय पे मान लेते हैं इस टाइम आपका π/2 है, तो π/2 पर आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जा रही है, फिर अगेन जीरो हो जा रही है, फिर यहाँ पे मिनिमम हो जा रही है। ये आपका पाई है, ये आपका 3π/2 है। ये क्या है 3π/2 मैं बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। और इसके बाद ये आपका अगेन 2π है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम टाइम को चेंजेस ला रहे हैं टाइम में, वैसे वैसे इसके मैग्नीट्यूड में चेंजेस आ रहा है। और साथ ही साथ एक बार आप देखेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल पर आप देख रहे हैं। अगर ये चेंज होकर के नेगेटिव टर्मिनल पर जा रहा है, दैट मीन्स ये अपने दिशा में भी परिवर्तन ला रहा है, यानी कि इट्स चेंजेस इट्स डायरेक्शन आल्सो, ठीक है। सो अल्टरनेटिंग करंट ना केवल अपने मैग्नीट्यूड में चेंजेस लाता है, बल्कि अपने डायरेक्शन में भी चेंजेस लाता है, ठीक है। सो अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। सो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द अल्टरनेटिंग करंट, तो आप कैसे कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट इज नथिंग बट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा वो धारा है जिसके परिमाण और दिशा दोनों में समय के साथ परिवर्तन होता है। सो ये आपका डेफिनेशन, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ओके, सो आप देखेंगे इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट क्या है, जनरेटिंग करंट दैट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियोडिकली, ठीक है। पीरियोडिक मतलब समय के साथ, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे, वैकल्पिक धारा वह धारा है, इसे हम प्रत्यावर्ती धारा भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, जिसकी मात्रा और दिशा समय के साथ बदलती रहती है, सिंपली, ठीक है। और जनरली जो हम डिस्कशन करते हैं अपने अल्टरनेटिंग करंट का, वो साइनसोइडल केस में करते हैं, साइनसोइडली, साइन वेव का, ठीक है। ये जो आपका देख रहे हैं, ये आपका जो देख रहे हैं वेव शेप, ये आपका साइन वेव है, क्या है, साइन वेव। कोई जरूरी नहीं है कि अल्टरनेटिंग करंट केवल साइन वेव में हो, वो स्क्वायर में भी हो सकता है, वो आपका ट्रायंगुलर में भी हो सकता है, सॉटूथ में भी हो सकता है, किसी अदर वे में भी हो सकता है। बट यहाँ पर चूंकि साइनसोइडल वेव आपका बहुत ही स्मूथ होता है और जनरली इसे यूज किया जाता है अल्टरनेटिव करंट के रूप में, आसान होता है इसका यूज करना, इसीलिए हम लोग इसके एनालिसिस करते हैं एज अ साइनसोइडल वेव, ठीक है दोस्तों। इतनी बात समझ में रखिएगा आप लोग, ओके। अब देखिए यहाँ पर, अब जो मैंने अभी बताया कि ये जो करंट है ना, ये करंट हर समय चेंजेज लाते रहता है, हर समय। कभी आप देखेंगे यहाँ पर कुछ और वैल्यू है करंट की इस समय, फिर यहाँ पे कुछ और वैल्यू ऑफ करंट होगा, 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 यहाँ पे वैल्यू ऑफ करंट अलग होगा, यहाँ वैल्यू ऑफ करंट अलग होगा। सो हमेशा अपने करंट के मैग्नीट्यूड में चेंजेस लाते रहता है। तो किसी पर्टिकुलर अगर टाइम पर आप देखें, मान लेते कि मुझे यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पर ये 2 सेकंड है मान लीजिए, यहाँ पे चेक करना और यहाँ पे मैंने मान लिया कि 2 एम्पियर है, ठीक है। सो किसी पर्टिकुलर टाइम पर जब आप चेक करते हैं करंट के वैल्यू को, तो वो उस करंट का उस टाइम पर वो जो करंट की वैल्यू है उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट, यानी कि तत्कालिक करंट। तत्कालिक करंट हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। इसे हम लोग आईटी से रिप्रेजेंट करते हैं। आईटी का मतलब है कि टाइम के साथ ये चेंजेस होते रहता है इसके साथ, ठीक है। टाइम का फंक्शन है ये करंट, दैट मीन्स ये टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा चेंजेस आता रहता है। कभी आपका 0 एम्पियर देगा, यहाँ पर देखिए 0 है, यहाँ पर 2 एम्पियर दे रहा है, यहाँ पर मान लीजिए मैक्सिमम है, या फिर यहाँ फिर 0 दे दिया, तो कभी नेगेटिव में दे दिया। तो ये आपका टाइम के साथ हमेशा चेंजेस इसमें होते रहता है, इसीलिए इसको टाइम के फंक्शन में रखा गया है। इसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद आपका ये है आपका मैक्सिमम करंट, मैंने बताया था। जो पीक वैल्यू होती है ओवर द होल पीरियड, जो आपके पूरे पीरियड के दौरान जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, पीक वैल्यू होती है, उसे हम लोग कहते हैं IM, दैट इज मैक्सिमम और पीक करंट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ओमेगा, ओमेगा को पहले तो हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसका मेजरमेंट हम लोग करते हैं रेडियन पर सेकंड में, ठीक है। और टी आपका टाइम है। एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पर थोड़ा सा, कि जो ओमेगा होता है दोस्तों, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2πf से, इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए, और बाकी सारी चीजें अब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। सो आप देखेंगे कि यहां से ये पूरा यहां तक एक टाइम पीरियड है इसका। एक टाइम पीरियड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके बाद जब ये इसको फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट वेव जो बनाएगा, तो आपका इसी वेव को ये रिपीट कर रहा है ना, अगेन रिपीट कर रहा है। तो जब तक एक पूरा का पूरा वेव साइकिल है, उस पूरे वेव साइकिल में जितना समय लगा है पूरा कंप्लीट करने में, उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। एक कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में जितना टाइम लगता है, उसे हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। इसका डेफिनेशन भी आगे आगे पढ़ेंगे। बाकी डेफिनेशन की यहाँ पर आपको एग्जाम के लिए जरूरत नहीं है ज्यादा, पर समझने के लिए समझ लीजिए
कि एक कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में जितना समय लगता है उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है? सो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट साइकिल शुरू हो गया, क्योंकि इसी को फिर से देखिए ये जो है ये वाला वेव से फिर से रिपीट होगा। सो यहाँ तक ये कंप्लीट किया, उसके बाद नेक्स्ट साइकिल शुरू हो गया। तो एक कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में कितना समय लगा हमें? टी टाइम लगा, और यही आज का टाइम पीरियड है। और आप सभी को पता है मेरे दोस्तों कि जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स टी इक्वल टू 1/f। एफ क्या है यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी है, और इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग आवृत्ति। ठीक है? इसका फ्रेश नीट एंड क्लीन पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। ठीक है? आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है? ओके। तो यहाँ पर सारी चीजें, यहाँ पर देखिए एक टेबल बना के दे दिया मैंने इंपोर्टेंट टर्म्स के रूप में। आपको ये टर्म है, ये सिंबल है, ये फॉर्मूला है, और ये आपको हिंदी में भी उसका है। जैसे एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू को हम लोग कहते हैं अधिकतम मान। और वोल्ट, अगर करंट का केस है तो उसे हम लोग आईएम के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वोल्टेज का केस है तो उसको हम लोग वीएम के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम लोग क्षणिक मान या तात्कालिक मान कहते हैं, और इसको हम लोग स्मॉल आई या वी से कहते हैं। इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, जो कि अभी मैंने आपको बताया ही है, लिखा भी था यहाँ पर वेव डायग्राम में, है ना? वेव डायग्राम में मैंने यहाँ पर लिख के भी आपको बताया था। यहाँ ये है ना, ये देखिए। ठीक है? तो आप ध्यान रखें। उसके बाद साइकिल क्या आता है, मैंने अभी बताया आपको कि वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। ये जो आप देख रहे हैं ग्राफ यहाँ पर, ये देखिए एक पूरा सेट पॉजिटिव का और नेगेटिव का, ये पूरा एक सेट है। इस पूरे सेट को हम लोग कहते हैं साइकिल। सो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरे के पूरे वैल्यू को हम लोग कहेंगे एक साइकिल कहेंगे। एक पॉजिटिव और नेगेटिव सेट को मिला करके, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव के कंप्लीट सेट को हम लोग कहते हैं एक साइकिल। और एक साइकिल में आपका हाफ क्या होगा? पॉजिटिव सेट होगा, और हाफ आपका नेगेटिव सेट होगा। और उसके कंप्लीट पॉजिटिव एंड हाफ सेट को हम लोग क्या कहेंगे? साइकिल कहेंगे। ठीक है? ओके। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दिया। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? आवृत्ति प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में जितना ये साइकिल कंप्लीट होगा, एक सेकंड में जितना ये साइकिल कंप्लीट होगा उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है दोस्तों? जैसे मान लीजिए ये आपका है, मान लीजिए ये यहां से यहां तक टाइम पीरियड है टी इक्वल टू 1 सेकंड। अगर मान लीजिए यहां पर जितनी भी साइकिल कंप्लीट होगा इस एक सेकंड में, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है? सो आप ध्यान ध्यान रखेंगे, कोई पूछे आपसे कि फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप कहेंगे कि प्रति सेकंड आप जितने साइकिल को पूरा कर रहे हैं वो आपका फ्रीक्वेंसी है। ठीक है? ओके। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आवृत्ति। और इसका यूनिट जो होता है आपका क्या होता है? हर्ट्ज में होता है। इसका यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। ठीक है? और टाइम पीरियड क्या होता है आपका? टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी का जस्ट रिवर्स, यानी कि व्युत्क्रम होता है। ठीक है? सो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f। उसको हम लोग समयावधि कहते हैं। ठीक है? आवर्तकाल भी कहते हैं हिंदी में, इसको हम लोग समयावधि या आवर्तकाल। ठीक है दोस्तों? ओके। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैंने बताया ही है कि कोणीय आवृत्ति हिंदी में कहते हैं, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की फार्मूला आपका W इक्वल टू 2πf है। ठीक? ओमेगा इक्वल टू 2πf है, W नहीं ओमेगा। ठीक है? ओके। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा, वो चीज मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है? देखिए क्या है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपका है औसत मान। सो औसत मान क्या है? देखिए आप सभी को पता है कि जब हम बात करते हैं किसी अल्टरनेटिंग करंट की, ठीक है, जब हम बात करते हैं दोस्तों किसी अल्टरनेटिंग करंट की, एक सेकेंड वेट करेंगे थोड़ा। हाँ। सो अगर जब भी हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की, तो यहां पर क्या होता है मेरे दोस्तों, देखिए ये आपका अल्टरनेटिंग करंट है। ये मान लीजिए आपके पास, ये मान लीजिए आपके पास अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है? तो क्या है कि ये हर समय अपने वैल्यू को चेंज करते रहता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए कितना वैल्यू ऑफ करंट है इसका, है ना, कभी ये 10 एम्पीयर देगा, कभी 0 देता है, कभी ये 4 एम्पीयर देगा, कभी 3 एम्पीयर देगा, कभी फिर 0 देगा, कभी नेगेटिव में देगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप ऐसे तो नहीं बता पाएंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो नहीं बताएंगे आप, इसका एवरेज वैल्यू बताएंगे। तो इस सबका जो यहाँ से यहाँ तक जो पूरा आपका एवरेज वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं एवरेज वैल्यू। ये पूरा का पूरा जितना भी होगा वो सारे के सारे वैल्यू को मिला करके जिसका औसत मान होगा, है ना, वो आपका रिप्रेजेंट किया जाता है, वही आपसे पूछा जाता है। ठीक है? तो ध्यान रखेंगे कि एवरेज वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों साइनसोइडल वेव के लिए,
वो आपका ये होता है, क्या होता है 2Im अपॉन पाई। आई क्या है, Im क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, ये जो आपका मैक्सिमम वैल्यू करंट है वो आपका Im है। और पाई क्या है आपका, ये पाई है आपका यहाँ तक, ये इसका टाइम पीरियड का हाफ, हाफ टाइम पीरियड। क्योंकि टाइम अगर आप इस, ये आपका पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो हम पूरा का पूरा वैल्यू को हम लोग इसमें नहीं निकालते हैं, ठीक है। पूरे के पूरे साइकिल का एवरेज वैल्यू नहीं निकालते हैं। रीजन क्या है कि पूरे के पूरे वैल्यू निकालेंगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और जो नेट आपका एवरेज वैल्यू है वो जीरो दे देगा। सो हमेशा ध्यान रखेंगे कि एवरेज हमेशा हम हाफ साइकिल का ही निकालते हैं, ठीक है। हमेशा हाफ साइकिल का ही देखिए लिखा गया, या आधे चक्र के लिए ही क्या है, यानी कि हाफ साइकिल के लिए इसका हम लोग निकालते हैं, क्योंकि पूरा साइकिल का निकालेंगे तो ये जीरो दे देगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है 2Im अपॉन पाई। पाई आपका हाफ साइकिल, ये आपका ना यहाँ तक आपका टाइम पीरियड है, ठीक है। और 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू होता है, सो ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। देखिए इसका डेरिवेशन वगैरह भी है, बट यहाँ पर डेरिवेशन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन एग्जाम में आएगा नहीं, और आपको ज्यादा डेप्थ में भी नहीं पढ़ना है। आपको केवल फार्मूला बेस्ड और जो डेफिनेशन बेस्ड थ्योरी है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। और आपसे जो कॉन्सेप्ट वाली चीज है वो मैं आपको बताते जाऊंगा साथ में, ठीक है। ओके, सो दिस इज द फार्मूला फॉर एवरेज वैल्यू। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की, आरएमएस वैल्यू की। ठीक उसी तरीके से रूट, जैसे कि आपने एवरेज निकाला है, उसी तरीके से एसी के केस में हम लोग आईआरएमएस वैल्यू निकालते हैं। देखो एवरेज वैल्यू को हम लोग डीसी कहते हैं, क्या कहते हैं, आप ध्यान रखेंगे, एवरेज वैल्यू को हम लोग डीसी वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। और आरएमएस वैल्यू होता है आपका जो कि बिल्कुल एसी केस में होता है, ठीक है। आरएमएस वैल्यू आपका एसी केस में होता है, और इसके जो फॉर्मूला होता है वो आपका आई एम अपॉन रूट टू होता है। और इसका जो पॉइंट वाला वैल्यू, इसको भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है आपको, ठीक है। सो करंट के केस में आई एम अपॉन रूट टू हो जाएगा, और वोल्टेज के केस में वी एम अपॉन रूट टू हो जाएगा, ठीक है। सो चाहे वो करंट के लिए पूछा जाए आपसे या फिर वोल्टेज के लिए पूछा जाए, आप इसको क्या करेंगे, फॉलो कर लेंगे, ठीक है, याद रख लेंगे। दोनों केस में सिमिलर है, बस जहां पे वोल्टेज पूछा जाए तो वीएम आ जाएगा, जब करंट पूछा जाए तो आईएम आ जाएगा, बाकी रूट टू तो रहेगा। और इसको जब डिवाइड करेंगे वन अपॉन रूट टू को, वन अपॉन रूट टू को आप सिंप्लीफाई करेंगे पॉइंट में, तो ये आपका 0.707 आईएम आएगा। सो इसको आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली पॉइंट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना है इसका, ये आपका एवरेज वैल्यू का। तो अगर आप एवरेज वैल्यू को निकालेंगे, है ना, एवरेज वैल्यू को जो आप निकालते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बताइए भाई। 2 को आप डिवाइड कर देंगे 3.14 से, है ना, 2 को आप डिवाइड करेंगे 3.14 से, तो ये आपका आ जाएगा 0.63। ये जो वैल्यू आएगी आपकी पॉइंट, इसको ध्यान रखिएगा, हाई एवरेज, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप पूछ लिया ना आपसे, ऐसा नहीं गलती करके आप आ जाए, ठीक है। 0.36 आई एम कई बार पूछा है एग्जाम में, ठीक है। सो ध्यान रखेंगे। सो इसके आप पॉइंट में भी ध्यान रखेंगे, और ये फार्मूला तो ध्यान रखना है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, और डायरेक्टली फार्मूला भी पूछा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका एक है फॉर्म फैक्टर और आपका पीक फैक्टर। इसको आप ऐसे ही ध्यान रखेंगे, ठीक है, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी, ठीक है। इसको गुणांक फैक्टर भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ये गुणांक फैक्टर, इसको क्या कहते हैं, गुणांक फैक्टर। बट गुणांक फैक्टर से बेहतर है कि आप फॉर्म फैक्टर याद रखिए, ठीक है, गुणांक फैक्टर, ठीक है। सो ये आपका क्या होता है, जो आरएमएस वैल्यू आपने निकाला है और जो एवरेज वैल्यू निकाला है, दोनों निकाला भी आपने, आरएमएस वैल्यू भी निकाला है और एवरेज वैल्यू भी निकाला है। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू काट कूट के जो बचेगा आपका, ये 1.11 बचेगा, ठीक है, साइनसोइडल वेव के लिए। ये किसके लिए है, साइनसोइडल वेव के लिए, साइन वेव के लिए, साइनोसोइडल वेव, साइनसोइडल वेव या साइन वेव के लिए कह सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इस फॉर्मूला को एज इट इज आपको ध्यान रख लेना है, फॉर्म फैक्टर 1.11 और पीक फैक्टर आपका, ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है कि आईआरएमएस और एवरेज, यानी कि आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का क्या होता है, अनुपात होता है। उसी तरीके से पीक फैक्टर में अधिकतम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का अनुपात होता है, यानी कि आईएम अपॉन आईआरएमएस। इन दोनों का फॉर्मूला और इसका जो पॉइंट में इसका जो मान है वो डायरेक्टली आपको याद रखना, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ढेर बार, मतलब कई बार पूछा होगा, 50 बार ये क्वेश्चन पूछा होगा आपके एग्जाम में, ठीक है। चाहे जेई में हो, टेक्नीशियन में हो, या फिर जनरल एग्जाम जो भी होते हैं, टेक्निकल एग्जाम आईटीआई वगैरह का, जैसे एलपी वगैरह में, एलपी का जो टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं उसमें तो बार बार पूछा गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर का, ठीक है। इसका चाहे तो आपको निकाल भी सकते हैं, मैं यहाँ पे बताऊंगा, बस टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। देखिए आरएमएस वैल्यू आपको पता है ना, आरएमएस, इसको फॉर्म फैक्टर की बात करते हैं, फॉर्म फैक्टर एफ इंटू एफ, ठीक है, एफ एफ। तो फॉर्म फैक्टर की बात, आरएमएस वैल्यू अभी आपने निकाला ना, क्या निकाला आपने, आई एम अपॉन रूट टू। और उसके बाद आपने निकाला एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या निकाला आपने, 2Im अपॉन पाई। तो यहां से देखिए Im, सो Im कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या बचेगा, अब यहां से आप देखेंगे तो ये 1 अपॉन रूट टू, और ये आपका पाई ऊपर चला जाएगा,
और ये आपका 2 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको 1.11 आएगा। करके देख लीजिए, 1/√2 इंटू पाई बाई 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1.11 ही आएगा आपका, ठीक है। सो यही आपका आंसर है। तो आप इसको कर देंगे, करना चाहे तो आप कर सकते हैं, बट इतना समय नहीं रहेगा आपके पास, ठीक है। तो केवल डायरेक्टली आप क्या करेंगे, इसके वैल्यू को याद रख लेंगे, ठीक है दोस्तों। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, फेज एंड फेज डिफरेंस, ठीक है। सो फेज और फेज डिफरेंस में क्या अंतर है। देखिए फेज और फेज डिफरेंस में क्या है दोस्तों, कि इफ टू एसी क्वांटिटी रीच देयर मैक्सिमम वैल्यू एट द सेम टाइम इन फेज, इफ नॉट दे हैव अ फेज डिफरेंस। देखिए जैसे मान लीजिए कि दो आपके पास वैल्यू है, मान लीजिए कि आपके पास वोल्टेज है और करंट है। ये मान लीजिए आपके पास वोल्टेज है और ये मान लीजिए करंट है। अगर वोल्टेज और करंट सेम एंगल के साथ जा रहा है, मान लीजिए यहां से इस तरीके से, इस तरीके से, तो देखिए दोनों एक ही जगह शुरुआत हो रहा है, फिर दोनों एक ही जगह मिल रहा है, फिर दोनों एक ही जगह मिल रहा है। ये मान लेते हैं कि वोल्टेज है और ये करंट है। सो आप देख सकते हैं कि दोनों के वैल्यू एक ही जगह पर जा रहा है, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं फेज में। लेकिन अगर ये अलग अलग हो रहा है कुछ इस तरीके से, एक ऐसे जाएगा और एक कुछ ऐसे जाएगा, तो ये कह सकते हैं कि डिफरेंस है दोनों के बीच में, फेज डिफरेंस एफ है। यहाँ पर फेज डिफरेंस क्या है, 0 है, ठीक है। अभी आप समझ में आएगा, आपको ये सब चीजें पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। सो अगर अपनी स्थिति को सेम सेम जगह से शुरू करती है और सेम जगह पे खत्म करती है, तो वो फेज में कहलाता है। अगर उनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है एंगल के रूप में वो अलग अलग है, तो उसको कहेंगे हम लोग कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी पीरियड एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये यहाँ पर रिलेशनशिप है और ये आपको पता है बढ़िया से, मैंने आपको बता दिया है कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 2 पाई एफ होता है ना। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ। और एफ की वैल्यू क्या होता है, ये आपको मैंने बता दिया अभी, 1/t होता है। सो 2 पाई एफ में अगर वैल्यू पुट करेंगे एफ का, 2 पाई एफ की वैल्यू क्या है, 1/t, तो ये हो जाएगा आपका टी। सो ये आपका इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। सो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ लिखिए या 2 पाई अपॉन टी लिखिए, बात बराबर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकते हैं सिंपल। अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो ओमेगा आपका क्या होगा, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, सिंपली 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका पाई की वैल्यू 3.14 होती है। और ये 50 दूना 100 हो जाएगा, 3.14 से डिवाइड अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 314.16 रेडियन पर सेकंड। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मैंने बताया भी था कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू क्या होता है, रेडियन पर सेकंड में, जबकि फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है वो आपका होता है हर्ट्ज में, ठीक है। ओके, सो देखिए यहाँ पर एग्जांपल के रूप में ये आपके पास दिया है, गिवन है क्या, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से सीखिए आप लोग, ठीक। आई इक्वल टू 10 साइन 314 टी है। यहाँ पर ये आई क्या आपको मैंने बताया, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपके पास आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो देखिए आई एम, ये आपका आई एम है, यानी कि आई एम की वैल्यू आपके पास दे रखा है कितना, 10 एम्पियर। और उसके बाद ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितना है, 314, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। तो आपसे पूछा है कि पीक वैल्यू कितनी होगी, तो पीक वैल्यू यही है ना, आई एम यही पीक वैल्यू है, तो ये आपका निकल गया आंसर एक। तो फिर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो फ्रीक्वेंसी देखिए अगर आपसे पूछा जाए एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो ये आपका 314 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी पूछा है केवल। तो 2 पाई ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। तो यहाँ से एफ निकालिए तो क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई हो जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू दिया हुआ है, ओमेगा की वैल्यू कितना है, 314, और 2 इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपसे पूछ ही रहा है, और यहाँ पर पाई की वैल्यू दे रखा है आपका 3.14। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा आपका 50 हर्ट्ज। आप करके देख लीजिएगा। मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि जनरली जो इंडिया है उसमें 50 हर्ट्ज ही यूज किया जाता है, जनरली इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज किया जाता है, जबकि अमेरिका में यूएसए में अगर आपसे पूछे तो पूछा गया एग्जाम में, यूएसए में अगर पूछा जाए तो ये आपका यूज होता है 60 हर्ट्ज, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए यूके में यानी कि इंग्लैंड में कितना होता है, तो यहाँ पर 50 हर्ट्ज ही होगा, क्योंकि इंग्लैंड ने ही सारा का सारा सिस्टम जो है इलेक्ट्रिसिटी का एस्टेब्लिश किया था इंडिया में। दैट्स व्हाई इंडिया में भी 50 हर्ट्ज यूज किया जाता है, लाइक इंग्लैंड में, ठीक है। लेकिन यूएसए का अपना सिस्टम है सारा अलग, तो वो आपका 60 हर्ट्ज यूज करते हैं, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है इसका यहाँ पर चर्चा करने की ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर आपका कोर होता आरबीजेई या फिर कोई और डिटेल में आपको पढ़ना होता तो उसके लिए वहां पर जरूरत है। यहाँ पर बस केवल इतना ध्यान रख लीजिए, कभी एग्जाम आ जाए तो आप बता देंगे, ठीक है। और ये एग्जाम में जनरली
इंडिया के बारे में पूछा गया कि इंडिया में जनरली हम लोग कितने हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, तो आप बिल्कुल बता देंगे 50 हर्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपसे पूछा आरएमएस वैल्यू, तो भाई आरएमएस की फार्मूला मैंने आपको बताया था ना दोस्तों, आरएमएस की वैल्यू क्या होता है, आरएमएस, आई आरएमएस की फार्मूला मैंने आपको बताया था, आई एम अपॉन रूट। तो भाई आई एम की वैल्यू आपके पास 10 है, रूट 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा 7.07। ठीक है, कितना आसान था क्वेश्चन, आसान था बहुत ज्यादा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास अगर क्वेश्चन है कि अगर साइनसोइडल वोल्टेज है जिसकी आरएमएस वैल्यू गिवन है इतना, तो कह रहा है इसकी पीक वैल्यू ज्ञात करने के लिए। सिंपल सी बात है भाई, अगर आपको आरएमएस पता है, वी आरएमएस क्या होता है, वी एम अपॉन रूट 2, तो आपसे पूछ रहा है इसका पीक वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है आपसे, और एवरेज वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो सिंपल सी बात है ना, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछना तो सीधे लिख दीजिए वी एम बराबर क्या हो जाएगा भाई, रूट 2 इंटू वी आर एम एस, और रूट 2 तो पता ही है, वी आर एम एस की वैल्यू गिवन 230, दोनों गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से वी एवरेज पूछेंगे तो आप फॉर्मूला में टाइप करके और उसको निकाल दीजिए, इस तरीके से ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना चाहिए, वैसे फॉर्मूला अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल टिप्स पे रहना चाहिए फॉर्मूला। तो एग्जाम में आ गया ना तो फिर जो बच्चे पढ़ के जाएंगे तो कर लेंगे, जो पढ़ के नहीं जाएंगे तो छोड़ के आएंगे, और ऐसा क्वेश्चन होता है जो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, और आपके मेरे शिफ्ट में भी पूछा था 2 क्वेश्चन यहाँ से, तो मेल तो बहुत ही अच्छा था क्वेश्चन, तुरंत फटाफट बना दिया था मैंने। ठीक है, इसीलिए आप लोग भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ये क्वांटिटी है साइन वेव का है, स्क्वायर वेव का है, ट्रायंगुलर वेव का है। तो साइन वेव तो आपको पता ही है, अगर मैं स्क्वायर वेव की बात करूं दोस्तों, स्क्वायर वेव कुछ इस तरीके से होता है, ओमेगा टी या टी, ये कुछ इस तरीके से स्क्वायर वेव होगा, टाइम के साथ ये अपने वैल्यू को चेंज करता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपको देख के पूछ रहे वेव फॉर्म दे करके कि बताइए ये कौन सी वैल्यू है करंट की, स्क्वायर है, ट्रायंगुलर है, या साइनसोइडल है, या सॉटूथ है, तो क्या बोलेंगे स्क्वायर। ये क्या है, स्क्वायर है। इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ट्रायंगुलर वेव का कैसा होगा, तो ट्रायंगुलर वेव का दोस्तों कुछ इस तरीके से होगा, ये ओमेगा टी है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपका ट्रायंगुलर वेव शेप है। ठीक है, ओके। और यहां पर आपको बता दूं कि जो आई एवरेज होता है, ये आपका आई एवरेज और आई आरएमएस, ठीक है, इसको आप पता करेंगे क्या होगा, और ये आपका इसका इस केस में आई एवरेज और आई आरएमएस, इन दोनों के वैल्यू वैल्यू के बारे में आप पता कर लेंगे। ठीक है, पता करके कमेंट में बताएंगे कि स्क्वायर वेव के लिए एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू कितना होता है, और ट्रायंगुलर वेव के लिए एवरेज वैल्यू आरएमएस, और एक चीज और, फॉर्म फैक्टर भी दोनों का बताना है, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर। बस इन साइनसॉइडल को तो मैंने बता ही दिया है, अब आपको केवल एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू पता करना है स्क्वायर का और ट्रायंगुलर का, ये मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। एग्जाम के लिए इतना जरूरी नहीं है, बट जानकारी रहे, क्या पता पूछ ले। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कमेंट में, तब मैं समझूंगा कि आप यहाँ तक पहुंचे हैं अभी तक। ठीक, क्लास में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसा क्या एडवांटेज है एसी का ओवर डीसी। सो एडवांटेज ऑफ एसी ओवर द डीसी क्या है, सो ये क्या है आपका, ये एक्चुअली में क्या है, जब हम एसी को जनरेट करते हैं, जनरेशन की बात करते हैं, तो एसी आसानी से जनरेट हो जाता है, जबकि डीसी के केस में बहुत डिफरेंट, बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उसको जनरेट करने के लिए। ठीक है, उस डीसी को जनरेट करने के लिए हैवी मशीन की जरूरत पड़ती है, और उसका रोटेटिंग जो स्पीड है वो भी कम होता है, और ऐसे केस में आपको काफी दिक्कत होगी। ठीक है, कम्युनिकेशन जो कम्यूटेशन प्रॉब्लम है वो भी होता है। कम्यूटेशन वगैरह आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं ये सब चीजों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, पर इतना समझ लीजिए कि एसी को आसान है जनरेट करना रेदर दैन डीसी। ठीक है, ओके। उसके बाद है आपका कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद लेस लॉस। दोस्तों क्या होता है कि एसी को आप स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, एसी को आप स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, यानी कि जब भी आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करना होता है तो उसकी इफिशिएंसी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, हमें इफिशिएंट चाहिए होता है, और इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं, और स्टेप अप करने के लिए हमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है, जो कि एसी पर ही केवल कार्य करता है ट्रांसफार्मर, डीसी पर काम नहीं करता है ट्रांसफार्मर। तो इसीलिए हमें अगर लंबे दूरी तक हमें ले जाना है तो एसी हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है रेदर देन डीसी, क्योंकि डीसी में लॉसेज बहुत ज्यादा होता है, उसके वोल्टेज को हम अप नहीं कर सकते हैं। आप ज्यादा डेप्थ में मत जाइएगा, केवल इतना समझ लीजिए कि एसी को लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाना आसान होता है,
डीसी के मुकाबले, ठीक है, इसलिए ये भी एडवांटेज। उसके बाद आपका वोल्टेज कैन बी इजिली स्टेप्ड अप और डाउन, ये भी लिखा हुआ है, तो आप समझ गए होंगे कि ट्रांसफार्मर के थ्रू हम लोग एसी को आसानी से, जैसे मान लीजिए मुझे 220 वोल्ट चाहिए तो 220 वोल्ट यूज कर लेंगे, अगर मुझे 400 वोल्ट चाहिए तो उसको स्टेप अप करके ट्रांसफार्मर के थ्रू 400 वोल्ट में हम ला करके उसका इस्तेमाल कर लेंगे। बट डीसी केस में ऐसा नहीं होता है, अगर 220 वोल्ट है तो उसको आप 400 वोल्ट बनाना है तो आप नहीं बना पाएंगे, और 400 वोल्ट पर चलने वाले डिवाइस का आप यूज नहीं कर सकते हैं 220 वोल्ट पर, ठीक है। सो ये आपका रीजन है, ठीक है। स्टेप अप आप कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं ट्रांसफार्मर के थ्रू एसी को, बट डीसी के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका मोस्ट हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम यूज एसी। जितने भी आपके हाउस होल्ड मतलब आपके घरों में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, लाइक फैन है आपके पास, एसी है, कूलर है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, ये सब जितने भी, वॉशिंग मशीन है, ये सब जितने भी आपके हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स हैं, एप्लियंसेज हैं, ये सारे के सारे एसी को इस्तेमाल करता है, ठीक है। और इस तरह से इंडस्ट्रीज में जितने बड़े बड़े मिल्स हैं, मोटर है, मशीन्स है, जनरेटर्स हैं, वो सारे के सारे जनरली ऑपरेटेड होता है थ्रू द एसी सप्लाई। दैट्स व्हाई इसको हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, और एग्जाम में पूछ ले तो आप बता पाएंगे, ठीक है। ओके, अब एक बार इसको समरी को हम लोग डिटेल में थोड़ा कर लेते हैं डिस्कस। यहाँ पर देखिए, याद रखेंगे, समरी यहाँ पर क्वांटिटी है और ये आपका फॉर्मूला है इसका, ठीक है। सो एवरेज वैल्यू का क्या है, मैं अभी बताया आपको 2Im/π, और इसको ध्यान रखेंगे पॉइंट में वैल्यू कितना होता है, 0.6, हाँ 0.637, इसी तरीके से इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। आरएमएस वैल्यू का 0.707 है, और फॉर्म फैक्टर का आरएमएस अपॉन एवरेज, पीक फैक्टर का आईएम अपॉन आईआरएमएस। तो दोस्तों इस टेबल को अच्छे से ध्यान रख लेंगे, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं सीखा है तो केवल इतना भी सीख लीजिएगा, अभी तक क्लास का सारांश यही है, ठीक है। अच्छे से ध्यान ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। और पीडीएफ में भेज दूंगा, प्रिंट करा करके अच्छे से पढ़िएगा इसको, ठीक है। एक दो क्वेश्चन तो आपकी सिर्फ में आना ही आना है इसका, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एसी सर्किट की। दोस्तों एसी सर्किट में क्या है, एसी सर्किट की बात कर लेते हैं, ठीक है। पढ़ा देते हैं आपको इसी इसी क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लंबा जाएगा वीडियो, तो आप घरवाइएगा नहीं, ठीक है। सो एसी सर्किट इज अ सर्किट इन विच अल्टरनेटिंग करंट फ्लो, यानी कि कोई भी ऐसा सर्किट है जिसमें अगर हम अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई दे रहे हैं तो एसी सर्किट कहलाता है। और सर्किट में जानते हैं क्या क्या चीजें, तीन एलिमेंट का ज्यादा इस्तेमाल होगा, वो आपका आर का इस्तेमाल होगा ज्यादातर, फिर एल का इस्तेमाल होगा, ठीक है, और आपका सी का, यानी कि रसिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो इन तीनों जो आपके एलिमेंट हैं, इन तीनों के एलिमेंट को अगर आप सप्लाई देते हैं, किससे, तीनों या दो या दोनों में से, तीनों में से कोई एक, अगर आप सप्लाई देते हैं एसी, तो वो आपका कहलाएगा एसी सर्किट, ठीक है। तो ये कितने प्रकार के सर्किट होते हैं इसको देखिए। ये आपका एक तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट होगा, फिर प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगा, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होगा, यानी कि एक ऐसा सर्किट जिसमें केवल रेसिस्टेंस होगा तो इसको हम लोग कहेंगे प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। एक ऐसा सर्किट जिसमें केवल इंडक्टर होगा तो उसे हम लोग कहेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट। एक ऐसा सर्किट जिसमें केवल कैपेसिटर होगा तो उसे हम लोग कहेंगे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। और अगर कोई ऐसा सर्किट है जिसमें आर और एल, यानी कि रेसिस्टेंस और इंडक्टर दोनों है, तो ऐसे सर्किट को हम लोग कहेंगे आर एल सर्किट। कोई ऐसा सर्किट जिसमें आर और सी दोनों है, यानी कि रेसिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों है, उसे हम लोग कहेंगे आरसी सर्किट। और इसी तरीके से कोई ऐसा सर्किट जिसमें ये तीनों है, आर एल सी, यानी कि रेसिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, तो इसको हम लोग कहेंगे आर एल सी सर्किट, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आएगा। अब बारी बारी से हमें चीजों को पढ़ना है। पहले हम बात करते हैं प्योरली रेसिस्टिव सर्किट की, ठीक है। तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट देखिए, मैंने आपको बना रखा है यहाँ पर ऑलरेडी, देखिए डायग्राम में, ये आपके पास आर है और ये रेसिस्टिव सर्किट है, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है। यहां पर आपने सप्लाई दिया है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। और यहां पर जैसे ही आपने सप्लाई दिया तो यहाँ पर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, है ना। करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि जब करंट फ्लो शुरू होना होगा तो यहाँ पर करंट की वैल्यू अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए V इक्वल टू तो मैंने लिख दिया, साइनसोइडल वेव आपने सप्लाई दिया, एसी सप्लाई दिया है, ये आपका एसी है, ठीक है, ये आपका एसी सप्लाई है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि आई की वैल्यू बताओ दोस्तों, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर होता है, सभी को पता है। और वी की वैल्यू कितना है यहाँ पर, वी एम साइन ओमेगा टी, देखिए यहाँ पर वी की वैल्यू क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा एक काम क्यों नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा है।
एक सेकेंड दोस्तों, वेट कीजिएगा थोड़ा। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में यहाँ पर, ठीक है। और कर्सर सही से काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसको कंटिन्यू एसी सर्किट को प्योरली जो आपका रेसिस्टिव सर्किट है इसको हम लोग बात कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के इस लेक्चर को यहीं पर करते हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर आपका जल्दी आ जाएगा, एक आज से कल तक में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर माउस काम नहीं कर पा रहा है, शायद सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, टेक्निकल एरर है। तो उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।